क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से हम रीड कर रहे थे, तो यहाँ से मैं रीड कर रहा था इसको, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। ये तीन चीजें, तीन बातें हैं, ठीक है। ये तीन बातें जो है वो हम देखेंगे। अगर ये तीन बातें एक ऑपरेटिंग सेगमेंट में हो तो हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, वो सुनना। किसी भी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की हम ये तीन बातें पहले चेक करेंगे। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट में अगर ये तीन बातें, ये तीन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड अगर नेट कर जाते हैं तो हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक कर जाए, तीनों होने लाजमी नहीं, तीनों होते हैं तो ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी हो जाए हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। कौन सा? सबसे पहला कहते हैं इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटर सेगमेंट सेल्स और ट्रांसफर इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इंटर सेगमेंट सेल्स मैंने कहा, अब जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, मैंने बताया था इंटर सेगमेंट सेल्स जो है वो सेल्स इंटरनल सेल्स को कह रहा है, और एक्सटर्नल सेल्स को उसने एक्सटर्नल कस्टमर्स का, इसने कहा दोनों को कंबाइंड रेवेन्यू करके उसका 10% लेना है ऑपरेटिंग सेगमेंट का। दूसरा पॉइंट मैं उसको छोड़ रहा हूँ, तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट। कहता है उसके जो एसेट्स के 10% लेना है और कंबाइंड ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब एग्रीगेशन क्राइटेरिया चेक करना है। अगर एग्रीगेशन क्राइटेरिया मैट हो जाता है तो उनके भी एसेट्स को ऐड करके उसका 10% लेना है। ये बात वो कर रहा है। जो बात मैंने छुड़ाई थी सेकंड नंबर वाली, उससे मैं पढ़ रहा हूँ, द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस। इस बात को गौर से सुनना ना, ये तो टेक्निकल चीज है। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस का 10%, उनमें से जो ज्यादा हो, किस कौन से ज्यादा? प्रॉफिट का और लॉस का। प्रॉफिट का अलग से सम करेंगे, लॉस का अलग से सम, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पीछे, वही बात इसने लिखी है। द कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, दे डिड नॉट रिपोर्ट अ लॉस। फिर दूसरी बात उसने वही की है, लिखा है द कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, दे रिपोर्टेड अ लॉस। अब इसमें कह रहा है कि जी सब प्रॉफिट वो लो जिसमें लॉस ना हो और सारे लॉस लो जिसमें लॉस हो, ठीक है। उनका अलग अलग टोटल करो और फिर उनको कंपेयर करो, उसका 10% लेकर फिर उसको कंपेयर करो कौन उसके 10% के इक्वल या उससे ज्यादा है। ये तीन बातें, ये तीन बातों में से कोई एक भी जो मैच हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि जी ये जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट है। उसके बाद जो है हम इसके कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट की भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट में लिखा है कि एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी। वही तीन बातें जो मैंने कही। ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है रेवेन्यू और एक्सपेंस जनरेट कर सकता है, उसमें सलाहियत हो। सीओडीएम जो है रेगुलरली रिव्यू करे, ठीक है। और तीसरी चीज उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उसे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कहेंगे। इन्हें रटा मारने की जरूरत नहीं, एमसीक्यूज में आएंगे, एमसीक्यूज हम कर लेंगे इसके, बाकी जो है बस ये जहन में हो। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली अबाउट ईच आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड एग्रीगेट ऑपरेशन सेगमेंट दैट एक्सीड्स द क्वांटिटी थ्रेशोल्ड। कहता है जो क्वांटिटी थ्रेशोल्ड को आपने भी पढ़े हैं तीन, रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस वाले। कहते हैं उनमें से कोई एक भी अगर आइडेंटिफाई करता है, कोई एक भी क्राइटेरिया मैच कर लेता है तो हम उसे कहेंगे कि जी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब सीओडीएम क्या होता है? The CODM is the individual or group of individual who is or are responsible for the strategic decision making regarding the entity। कहते हैं CODM जो है वो कुछ लोगों का मजमूआ है जो कि जो है कंपनी में डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। That is the CODM allocates resources and accesses the performance of the operating segments। ये जो है परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हैं और उनके एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के। सीओडीएम जो है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये सीओडीएम जो हम कहते हैं समझो शॉर्टकट में मैनेजमेंट है, सिंपल भाषा में मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो कहता है कि इसको रेगुलरली करे तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब हम IFRS 8 का स्कोप पढ़ लेते हैं। स्कोप क्यों जरूरी होता है? स्कोप इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्कोप में से ज्यादातर एमसीक्यूज बनता है और हमें ये मालूम पड़ जाता है कि अगर उसने नहीं बताया कि ये कौन सा जो है स्टैंडर्ड है तो हम पहचान लें कि जी उसकी बातों से ये स्टैंडर्ड जो है IFRS 8 की बातें कर रहा है तो हमने इसके रूल अप्लाई करने हैं। स्कोप में वो कहता है कि जहां एनुअल इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की होगी, ठीक है, उसमें हम IFRS 8 लगाएंगे।
हर वो कंपनी जहाँ पे उसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात होगी वहाँ हम IFR 8 को लेकर आएंगे। अब पढ़ते हैं इंग्लिश में भी। लिखा है IFR 8 applies to the annual and interim financial statements of the entity. It applies to the separate or individual financial statement of an entity and to the consolidated financial statements of a group with a parent. Consolidated financial statement बाद में जब पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा मज़ीद समझ में आएगा, अब उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। दो बातें इसने की है, whose debt or equity instrument are traded in the public market. IFR 8 कहता है उन चीज वो एंटिटी अप्लाइज करेंगे जिसका डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पब्लिक मार्केट में ट्रेड करते हैं। Debt files or is in the process of filing its financial statement with the Securities Commissions or the other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instruments in a public market. कहता है कि फाइल्स हो, उनके प्रोसेसिंग हो, फाइलिंग हो, या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी सिक्योरिटीज कमीशन या दूसरी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की गई हो, किस पर्पस के लिए, उसके इश्यू करने के लिए कोई और क्लास का इंस्ट्रूमेंट पब्लिक मार्केट में इशू करने के लिए जो हो, जिसे हम शेयर्स इशू वगैरह करवाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो लॉ में हम पढ़ गए हैं। उस तरह का कोई स्टेप अगर वो करती है कि आगे ये इंस्ट्रूमेंट है वो इशू करवाना चाहती है, वो कर रहे, या फिर उसके इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट पब्लिक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो वहां हम IFRS 8 लगा देंगे। अब हम आते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मजीद डेफिनेशन जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो हम बाद में करेंगे जब वो टॉपिक हम रिलेट करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कोटेड कंपनी विद 5 डिवीजन ऑफ ऑपरेशंस। इसमें उसने 5 डिवीजन यानी 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों का उसने जो है प्रॉफिट और लॉस दिया है। पहले डिवीजन का 10 का प्रॉफिट, दूसरे का 25 का, तीसरे का 35 का, तीसरे का कोई प्रॉफिट नहीं है, तीसरे का लॉस है 40 का, चौथे का 35 का प्रॉफिट है और पांचवे का 40 का प्रॉफिट है। अब इसमें कहता है कि इनमें से कौन सा डिवीजन जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। जब उसने ये बात की, हम अपने जहन में क्या चीज लेके आएंगे, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड लेके आएंगे। उसने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में से एक चीज दे दी है, रेवेन्यू और एसेट उसने हमें नहीं दिया। अगर उसने हमें रेवेन्यू और एसेट उसने हमें नहीं दिया तो हम चलो इसको कह के यहीं पे हम सोल्व करते हैं इसको। 10 का प्रॉफिट है, पहले हम देखेंगे दोनों में से हायर कौन से, प्रॉफिट और लॉस में से 110 ज्यादा होता है या 40 ज्यादा होता है। जल्दी से 110 ज्यादा होता है या 40 ज्यादा होता है। हमने कहा जी 110 ज्यादा होता है। 110 का हम ले लेंगे 10%। 110 का 10% आता है 11, ठीक है। 11 हमने कहा कि जी अब जो भी सेगमेंट है ऑपरेटिंग सेगमेंट, अगर वो 11 से ज्यादा है या 11 तक है हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे, उसके अलावा हम उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं कहेंगे। 10 देखा, 10 11 से ज्यादा है, नहीं। 25 11 से ज्यादा है, हाँ 25। डिवीजन 2 हमने कहा कि जी ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। डिवीजन 3 इसको अभी छोड़ दो, इसको लास्ट में बताते हैं। डिवीजन 4 पे आओ, 35 11 से ज्यादा है, ज्यादा है। डिवीजन 5 में 40 11 से ज्यादा है, ज्यादा है। हमने कहा जी 25 भी, 35 भी और 40। डिवीजन 2 4 5 हमने कहा ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब बात आई डिवीजन 3 की। डिवीजन 3 का तो लॉस है, लॉस हमेशा नेगेटिव साइन में आता है। 40 का लॉस यानी नेगेटिव 40 है और हमारे पास जो हम चेक करें वो पॉजिटिव 11 है। अब मैंने आपको पीछे बात की थी, इस क्राइटेरिया में हम साइंस को मारेंगे इग्नोर। हम नेगेटिव 40 नहीं देखेंगे, हम उसको सिर्फ 40 पढ़ेंगे। हम बोलेंगे जी 40 11 से बड़ा है। मैंने नेगेटिव 40 नहीं पढ़ा, मैंने कहा 40 11 से बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि जी ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ। यानी कि डिवीजन 1 के अलावा सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हुए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इस तरह से ये सेम एज इट इज ऐसा ही है। अब जल्दी से जो है मुझे ये बताओ, इनमें से डिवीजन 1 2 3 4 5 में से रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है, फटाफट। तैयब ने बिल्कुल सही कही थी, अभी सारे के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, बात ही खत्म कर दी। ये भी करें क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 करें, बताएं इनमें से कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है और कौन सा नहीं है। इसका आंसर ये है कि हम इस चीज को देखेंगे, इन दोनों का टोटल, ये प्रॉफिट है 13, 22, 70, इन तीनों का सम करेंगे 105 आया, ठीक है। फिर लॉस का देखेंगे अलग अलग, इनको अलग अलग देखने से मैंने अलग किया ना, अलग अलग हम देखेंगे। 40 और 70 है, इन दोनों का सम करके 110 आया। जब इन दोनों के सम को लेंगे, उन दोनों के सम को हम कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। 105 और 110 में से ग्रेटर अमाउंट कौन सी है, 110 है, तो हम 105 को छोड़ देंगे, फिर 110 का हम 10% लेंगे। 110 का जब हम 10% लेंगे तो 11 आएगा। 11 को फिर हम प्रॉफिट में से भी देखेंगे, लॉस में से भी देखेंगे। 13 में से कंपेयर किया 11 को, जी ग्रेटर है, इसलिए हमने का रिपोर्टेबल सेगमेंट है। 22 को कंपेयर किया, हमने का ग्रेटर है। 70 को कंपेयर किया, ग्रेटर। हमने का प्रॉफिट के तीनों जो है 11 से ज्यादा है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हुए। और लॉस में 40 भी ज्यादा है, 70 भी ज्यादा है, तो हमने कहा कि ये भी जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये भी सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। साइंस को इग्नोर करना है, दोबारा कह रहा, लॉस के साइन को रखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना, लॉस के साइन को इग्नोर करना है हमने, लॉस के साइन को इग्नोर करना है। तीसरे क्वेश्चन में भी सारे के सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी से बताओ। मतलब ये चीज अभी क्लियर होगी आपको, ये रूल जो था टफ एक रूल था, ये चीज आपको हो गई क्लियर कि जी 10% कैसे लेना है अलग अलग का, उसमें से कैसे करना है। अब ये एक सवाल है, इसमें आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, एसेट भी मिलेगा, और प्रॉफिट वैसे ही मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। अब पेपर में हमारे पास इस तरह से एक सवाल आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को करना कैसे है, पहले एक दफा आप लोग ट्राई करो। आप लोगों को मैं दूंगा 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में ये सवाल आप करो, और ये 5 मिनट में, चलो 5 मिनट में आपको ये सवाल मुझे इतना बता दो कि जी इसमें से जो है रेवेन्यू कौन सा है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से है ना, ये तो आपको ऊपर सेगमेंट्स दिए हैं। फिर बाद में जो है मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा कि लिखना कैसे। 5 मिनट आपको स्टार्ट होते हैं अब। स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो, अभी हम करने लगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेनी है तो इसकी ले लो, अभी हम डन करने लगेंगे। आज की क्लास के आखिरी सवाल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 4 उसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट होते हैं, दूसरे अदर्स में दिए, बोर्ड, फर्नीचर, वेंचर, वेस्ट और अदर्स। 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से उसने पूछा रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है। पहले हमने रेवेन्यू 258 कैसे लिखा, इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स दोनों को ऐड कर लिया। इन सब के इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स को ऐड करने के बाद हमने इसको जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट लिखा है। उसका कितना था, 220 था और 38 था, कितना हुआ 258, 256 और 2 था, कितना हुआ 258, ठीक है। अब हम जो है इन सब का सम ले लेंगे टोटल, इन सब का हम ले लेंगे टोटल। इस तरह हम इसका भी लेंगे, इन सब का जब टोटल हम लेंगे, हम अब इनमें से 10% वाला वो रूल लगाएंगे इन सब पर, ये 6698 का अगर मैं 10% इस पर रूल लगाऊं तो ये बनता है 69.8, ये बनता है 1020 और ये बनता है 10%। इसमें लॉस कोई भी नहीं है, इसलिए जो है हमने लॉस चीज नहीं की। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस पर 10% रूल लग गया है जो येलो कलर के, ये 10% होने के बाद आया, यहाँ लिख भी देता हूँ, ये 10% होने के बाद आया, ठीक है। अब हम रेवेन्यू में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 69.8 चेक करेंगे। जो उनमें से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो उसे मैं कहूँगा रिपोर्टेबल सेगमेंट है।
258 मैंने कहा 69.8 से ज़्यादा, मैं यहाँ लिख दूंगा यस ज़्यादा, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अगला भी 258 है, मैंने कहा वो भी ज़्यादा है। 62, 60, 60 ये तीनों 69.8 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखता। अभी मैं नो नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि ये पहला क्राइटेरिया है। अगर पहला क्राइटेरिया मैट हो जाए तो मैं डायरेक्ट यस लिखूंगा, अगर पहला क्राइटेरिया मैट नहीं होता मैं नो नहीं लिखूंगा, मैं बाकी दो क्राइटेरिया पे जाऊंगा। ठीक है, अब पहले तो हो गया, मैं उनको चेक नहीं करूंगा, तब मैं दूसरों को चेक करूँ क्या वो 1020 से उनके एसेट्स ज़्यादा है या इक्वल है, 200 भी ज़्यादा नहीं, 400 भी ज़्यादा नहीं, 6। ये दूसरा भी जो है अटेम्प्ट वो फेल हो गए, दूसरी अटेम्प्ट में भी उसने मैंने पास नहीं किया, तीसरी अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट की। अगर ये अटेम्प्ट में पास नहीं है तो दोबारा सीए नहीं कर सकते ये लोग। अब इनके पास इस टाइम में चांस था 13 का, किसी ने 13 का प्रॉफिट कमाया है या नहीं है। वेंसर ने 12 को कमाया, वेस्ट ने 9 का कमाया, अदर ने 10 का कमाया। ये अटेम्प्ट भी ये जाया कर चुके, ये तीनों बन के आ गए नालायक, इन तीनों को सीए से निकाल दिया। हमने कहा ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन सकते, सिर्फ वुड और फर्नीचर जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बने हैं। पेपर में भी हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से दे के रेवेन्यू, एसेट, रिपोर्टेड प्रॉफिट, रिपोर्टेबल पूछा है तो रिपोर्टेबल की हेडिंग डालकर यस या नो लिख देंगे और बोलेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है। इतना सा हमारा आंसर होगा। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, तो बाकी क्लास हम बाद में जो होगा वो शेड्यूल हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ये क्लास ख़त्म हुई यही।